in the last lecture we have learned about, किस चीज के बारे में पढ़ा था हमने केमिस्ट्री में? वेव नेचर के बारे में, ठीक है। दैट आफ्टर दैट मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यही होता है क्लास में ना आने का नतीजा। हाँ भाई, जो व्यूअर्स ऑनलाइन देख रहे हैं, 2-3 लेक्चर्स का वीडियो टेक्निकल इश्यू के कारण एक आध लेक्चर शूट है बट यूट्यूब पर अपलोडेड नहीं है, एंड 2 लेक्चर्स मेरे पास शूट नहीं हो पाए थे। सो इफ यू गाइज नीड इट देन पिन मी इन कमेंट बॉक्स, तो मैं आपके लिए वो डेफिनेटली वापस से शूट कर दूंगी इन्हीं बच्चों को दोबारा से क्लास में बिठा करके। क्यों बच्चों, ठीक है। चलो वापस से पढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, किस चीज के लिए, मतलब हम क्या नया टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं, मैं क्या नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ आज के लिए। हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका नेचर कैसा होता है। नेचर तो आज डिस्कस करूंगी, वेव नेचर डिस्कस किया था हमने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्कस किया था। तो ये एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल सर जी, इन्हीं की थ्योरी की वजह से, इनकी थ्योरी कुछ 1860s में, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है और मैंने नोट्स में देखा भी नहीं, ठीक है, 1860s में आ गई थी, ठीक है, जो भी ईयर रहा हो, 60 से 70 के बीच का ईयर पीरियड ऑफ टाइम था जब मैक्सवेल ने थ्योरी दे दी थी। इन्होंने ये बता दिया था कि क्या कि एटम जो होता है, अगर 2 चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के अराउंड मूव कर रहे हैं तो एक चार्ज पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा है वो न्यूक्लियस में आकर स्प्लिट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये थ्योरी इतनी स्ट्रांगली प्रूव्ड थी, इसी थ्योरी की वजह से रदरफोर्ड की थ्योरी गलत प्रूव हुई और इसी थ्योरी ने बोर की थ्योरी को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से बोर की थ्योरी अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी कहलाई। समझ पा रहे हैं? अब क्या थे उनके फीचर्स, क्या थे उनके पॉइंट्स, उन्होंने कौन कौन सी चीजें अपने थ्योरी में डिस्कस की, हम एक एक करके उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। किस चीज में, वेव में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, वो एनर्जी जो ट्रांसमिट होती थी वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती थी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है, पहले तो आप ये समझ लें, जितनी भी चीज, जो भी चीज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ बिहेव करती है, यानी दोनों फील्ड्स को एक जैसे एक ही साथ बिहेव करती है, उसके नेचर में दोनों का बिहेवियर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उनसे निकलने वाली वेव्स को हम क्या कह देते हैं, रेडिएशंस। ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तीनों में रिलेशन क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो आपकी जो वेव होगी या जो रेडिएशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। बोथ थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी अगर मैं इसे कह दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसे कह दूं इसे कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कह दूं मैग्नेटिक फील्ड, और इसे मैं कह दूं आपकी रेडिएशन, तो इस केस में तीनों एक दूसरे के क्या होंगी, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगी। समझ में आ रही है ये बात? इसी पॉइंट को लेकर के बोर ने रदरफोर्ड को टारगेट कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट इस थ्योरी का ये कहता है कि क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, कि द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ द क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन आफ्टर क्या, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट वेव्स
ऑन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर, यानी कि इनके जो मैंने अभी बात आपको यहाँ पर बताई वही चीज है कि तीनों जो वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। अगर एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो तीसरी वेव डेफिनेटली म्यूचुअल परपेंडिकुलर बिहेवियर करेगी। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे कि याद करो, कोई बंदा चांद पे गया तो वहां पे वो बोलेगा तो क्या सुनाई देगा? क्यों? अरे चांद पे ही नहीं सुनाई देगा, यहाँ की तो बात छोड़ दो। चांद पर जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं दे कैन नॉट हियर टू ईच अनदर, वो एक दूसरे को सुन नहीं सकते, सिर्फ लिप रीडिंग या फिर इशारों में वो अपनी बातें कन्वे करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई एयर मीडियम नहीं है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड ट्रेवल करने के लिए, मतलब उसे अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। यही कारण है कि जब एयरी मीडियम मिलता है तो साउंड हमें सुनाई देता है, जबकि लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है और अपना इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, और दुनिया की कोई भी लाइट हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो ये आपका CFL हो, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो कैसी भी लाइट हो, सभी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती हैं। समझ पा रहे हो? अभी ये वाला टॉपिक फिनिश करूं तो आपको मैं ये और डिटेल में कराऊंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ कहाँ से निकलती है। लगभग हर जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, बहुत सारी चीजें, तो उन्हें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि जितनी भी लाइट्स है, लाइट की बात हो रही है, तो लाइट का मतलब इधर इट इज सनलाइट और इट इज ट्यूबलाइट। सारी लाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, इसीलिए हमें तारे दिखाई देते हैं। क्योंकि तारे कहाँ हैं? बहुत दूर हैं, है ना। हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे कि स्काई ब्लू क्यों है, शायद इसको मैंने क्लास 10th में भी आप लोगों को बताया, जो बच्चों ने पढ़ा है क्लास 10th में, कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। तो कुछ हद तक मैंने कोशिश की थी वहां पर बताने की, फिर से करा दूंगी। लेकिन लाइट को कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए, समझ अपना इफेक्ट दिखाने के लिए। ठीक है, जबकि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। समझ पा रहे हैं? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यहां तक कोई दिक्कत? अगला पॉइंट ये कहता है कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैंने EM लिखा है ना, ये बार बार कंटाल आ रहा था भाई लिखने का। ठीक है, तो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन द सेम वेलोसिटी, ठीक है, एज दैट ऑफ द लाइट। अब लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की अपनी वेलोसिटी है। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक कांस्टेंट स्पीड पर चलती हैं। जो इनकी स्पीड होती है एक कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, और ये स्पीड कितनी होती है? दैट इज स्पीड ऑफ द लाइट विच इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट ये कहता है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट आर डिफर फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी आपस में रिलेशन रखते हैं ना। तो याद करो, जब मैंने अभी वेव नेचर कराया था तो वेलोसिटी और वेलोसिटी एनर्जी और आपको वेवलेंथ का रिलेशन बताया था कि जिसकी जैसी वेवलेंथ होगी वैसी वेलोसिटी होगी। याद करिए। तो यहाँ पे लैम्डा मैंने लिख दिया है वेवलेंथ, आप और लिखना चाहें तो एंड वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं ये क्या होती हैं?
अलग अलग तरह की होती हैं। कैसी होती हैं अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? बहुत तरह की होती हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में कराऊंगी, लेकिन एक झलक सुन लेते हैं। मोबाइल फोन यूज करते हो, घर में माइक्रोवेव यूज करते हो, टीवी यूज करते हो ना, टीवी का रिमोट यूज करते हो, नॉर्मल वो लैंडलाइन यूज करते हो, मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हो, वॉशिंग मशीन यूज करते हो, एफएम रेडियो यूज करते हो, एक्सरे मशीन यूज करते हो, बहुत सारी चीजें यूज करते हो। वो सभी क्या है? अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। उनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लास्ट पॉइंट इज कि दीज फ्लो दे फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि अगर आप सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इस ऑर्डर पर, किस ऑर्डर पर? उनकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर पर पढ़ लें। याद करो, वेबग्योर में जो लाइट का असेंबल होता है, जो लाइट की अरेंजमेंट होती है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर होती है। यानी कि वो एक तरह का क्या है? अरेंजमेंट है। किस चीज का? बैंड ऑफ लाइट, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर लाइट एमिट कर रही है, लाइट निकाल रही है। सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है। उसी तरह अगर रेडिएशंस की अपनी फ्रीक्वेंसी पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर इन्हें एक ऑर्डर में सेट करके आपको बता दिया जाए, आपको समझा दिया जाए, तो आपको भी समझ में आएगा क्या कि अलग अलग रेडिएशंस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके कारण वो विजिबल या नॉन विजिबल होती है, यानी दृश्यमान या बिना दृश्यमान होती है। यानी कि हम उन्हें देख सकते हैं या कि नहीं देख सकते हैं। समझ पा रहे हो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आई गेस सभी को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है रेडिएशंस के लिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या